Hello everyone, welcome back to Ikra online learning platform. I hope you are fine and doing well. गाइस, आज का हमारा टॉपिक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में हम भारत की संसद कहते हैं। इससे पहले हमने कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्कस कर लिया है। लाइक यूनियन टेरिटरीज जो कि पार्ट 1 में आता है, उससे हमने डिस्कस किया। सेकेंड, सिटीजनशिप जो कि पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उससे हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उससे भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद पार्ट 4 जिसमें डीपीएसपी को जिक्र किया गया है, उससे भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे हमने लास्ट क्लास में कवर किया है। तो आज हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली पार्ट 5 में आता है। पार्ट 5 डील करता है यूनियन से, और यूनियन में लेजिस्लेचर है। फिर वो लेजिस्लेचर कंसिस्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो इसी सीक्वेंस से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोकसभा को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद राज्यसभा को, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को। फिर यही सेम तरीका जो है मेथड स्टेट लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है। तब फिर हम स्टेट में जब हम इंटर करेंगे तो वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, गवर्नर, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी बिगिन टुडेज सेशन। गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि अब हम यहाँ से आर्टिकल वाइज डिस्कस ना करके टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, चूँकि अब तक हमने आर्टिकल 51A तक डिस्कस कर लिया है। चूँकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कि यूनियन में आता है, और यूनियन पार्ट 5 में आता है, और पार्ट 5 आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है 151 तक। तो आर्टिकल वाइज ना करके अब हम टॉपिक वाइज अपने सेशन को, अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी, द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट आर द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी, ऑल्दो द 3 हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस टू परफॉर्म। तो गाइज, लोकसभा को स्टार्ट करने से पहले, जो आज का टॉपिक है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, मगर फिर भी इसको रिकैप करने के लिए उन टर्म्स को एक मरतबा रिकॉल करेंगे। तो बेसिकली इन 2 लाइन में ये बात मेंशन है कि गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हुआ करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 ब्रांचेस हैं, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, सेकेंड लेजिस्लेचर एंड द थर्ड जुडिशियरी। और ये तीनों ब्रांचेस के फंक्शंस अलग अलग हैं। तो अब हम हर एक को सेपरेटली समझते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। सो व्हाट इज़ द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर क्या है? सो लेट्स सी, द चीफ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ टू इनेक्ट लॉज। लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर ये ड्राइव है लेजिस्लेट से, और लेजिस्लेट का माना होता है कानून बनाना, लॉ को इनेक्ट करना। तो लॉ को इनेक्ट करने का पावर जिसके पास होता है, जिस बॉडी को, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव। तो चूँकि हमारे यहाँ सेंट्रल में भी गवर्नमेंट हुआ करता है, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट हुआ करता है। सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट हुआ करता है, वहाँ पर जो कानून बनाते हैं उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, और जो स्टेट लेवल पे जो क्या कहते हैं, कानून बनाने का जो बॉडी है, उसको हम असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पार्लियामेंट में जो कानून बनाते हैं, लॉ को इनेक्ट करते हैं, उन्हें MPs कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा से भी होते हैं और राज्यसभा से भी होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जिसे MPs कहा जाता है, वो क्या करते हैं, लॉ को बनाते हैं, इसी के साथ साथ जो है कानून में अमेंडमेंट भी करते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल लेवल पे किसको हुआ करता है? पार्लियामेंट को होता है, जो पार्लियामेंट कानून को फॉर्म करता है, और उसमें कानून को फॉर्म करने वाले MPs हुआ करते हैं, चाहे वो लोकसभा से हों, चाहे वो राज्यसभा से हों। ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पे भी हुआ करता है। तो गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हमारा कंट्री ये डेमोक्रेसी कंट्री है, जहाँ पर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या एग्जिस्ट करता है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ़र्क ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हुआ करते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव जो कानून को बनाता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है।
तो इन दोनों के बीच में एक क्लोज क्या है, रिलेशनशिप हुआ करता है। क्लोजली ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट करते हैं। इसलिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो हुआ करता है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, ये लेजिस्लेचर ही में से क्या है, चुने जाते हैं। लेजिस्लेचर ही में से चुने जाते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है, जिनका काम होता है क्या, पॉलिसी को फ्रेम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। और इसके वाइस वर्जा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता है, जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात आती है। मतलब कि लेजिस्लेटिव अलग हुआ करता है एग्जीक्यूटिव से। मतलब कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव का है और उसको नाफिज करना, इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव। मगर इसमें क्लोज रिलेशनशिप नहीं हुआ करता है, बल्कि क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो लेजिस्लेचर का मतलब ये हुआ वो जो कानून को बनाए। नीचे 2 पॉइंट को मेंशन किया है मैंने। फर्स्ट, इट इज़ द बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द अदर 2 ऑर्गन्स, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। इसका मतलब ये है कि कानून बनाना ये काम किसका है, लेजिस्लेचर का है। मगर इसी के साथ साथ 2 ऑर्गन और आते हैं जो आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी कामों को बांट दिया गया है। तो लेजिस्लेचर का मतलब हो गया कानून को बनाना, फॉर्म करना। सेकेंड आता है एग्जीक्यूटिव, जो कानून बनाया गया है उसे कंट्री में इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नाफिज कौन करेगा, तो वो काम जो है एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया है। फिर उसके बाद जो है, जब उस कानून को नाफिज कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, फिर अगर उस कानून को कोई फॉलो नहीं करता है, उसको वायलेट करता है, तो कानून को वायलेट करने से एक बचाने वाला बॉडी होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, जुडिशियरी कहते हैं। किसी भी तरह से क्या कानून का उल्लंघन किया जाए, हाँ, कोई भी ऐसा कानून बनाया जाए जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या किसी भी फंडामेंटल राइट्स को क्या करता हो, वायलेट कर रहा हो, तो उसके रेख देख के लिए क्या है, जुडिशियरी है। And the second point, it is also sometimes accorded the first place among the 3 organs because until and unless laws are enacted, there can be no implementation and application of laws. इस पॉइंट में गाइस इस बात को मेंशन किया गया है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इन तीनों ऑर्गन में से लेजिस्लेचर को फर्स्ट प्लेस में रखा गया है। क्यों रखा गया है, जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कानून चाहिए। तो उस कानून को जब बनाया जाएगा, तो उस कानून को, जब वो कानून बनेगा तब जाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तब फिर उसके बाद क्या है, जो उस इम्प्लीमेंटेशन को, कानून को क्या कहेगा, उल्लंघन करेगा, तो उसको क्या है, कानून की हिफाजत की जाएगी। तो गाइस ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्रोनोलॉजिकली इंटरकनेक्टेड है। पहले लॉ होगा, तब जाकर इम्प्लीमेंटेशन होगा। जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब जाकर क्या है, जुडिशियरी पिक्चर में आएगा, कानून, फिर उसके बाद उस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला, फिर उसके बाद जो उस कानून का रक्षा करने वाला। तो इस वजह से इन तीनों ऑर्गन में से लेजिस्लेचर को फर्स्ट प्लेस दिया गया है, फिर सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशियरी। एंड द नेक्स्ट, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या है। सो एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है, ये भी क्या है, एक गवर्नमेंट का एक ऑर्गन हुआ करता है जिसका काम होता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए कानून को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना पूरे कंट्री में। इसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव का काम होता है विल ऑफ द स्टेट को इन्फोर्स करना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है, ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता है, इसका काम होता है एडमिनिस्टर करना। एंड द सेकेंड पॉइंट, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एट्सेट्रा। अब जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का, इसमें कौन कौन लोग आते हैं, तो जैसा कि हम मेंशन किया है, एग्जीक्यूटिव के पार्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एंड द नेक्स्ट टर्म इज जुडिशियरी। व्हाट इज जुडिशियरी? So let's see, the judiciary is that branch of the government that interprets the laws, settles disputes and administers justice to all citizens. तो उसी बात को मेंशन किया है यहाँ पर, जो मैंने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले, कि जुडिशियरी ये भी गवर्नमेंट का एक ऐसा ब्रांच है जो लॉ को, कानून को इंटरप्रेट करता है, उसकी तशरीह करता है। इसी के साथ साथ जो डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट के बीच, स्टेट सेंटर के बीच, तो इस तरह के डिस्प्यूट को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, और इसी के साथ साथ तमाम सिटीज़न को जस्टिस, इंसाफ, न्याय को क्या करना, प्रोवाइड करना, न्याय को एडमिनिस्टर करना, ये जुडिशियरी का काम है। नीचे 2 पॉइंट और मेंशन किया गया है, सो लेट्स सी। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट में इस बात को मेंशन किया गया है कि जुडिशियरी ही एक ऐसा बॉडी है या एक ऐसा ऑर्गन है जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की, इसी के साथ साथ जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी हिफाजत करने वाला। जुडिशियरी ये डेमोक्रेसी का क्या है, वॉच डॉग कहा जाता है इसे। इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी क्या है, जुडिशियरी को कहा जाता है। इसलिए कि जुडिशियरी डेमोक्रेसी, इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
And the next point is it comprises of the Supreme Court, the High Courts, District and other subordinate courts. जुडिशियरी में कई तरह के कोर्ट्स आते हैं. सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर subordinate कोर्ट्स. ये सारे के सारे जुडिशियरी ही के पार्ट हैं. So the next title of the topic is Union Legislature, that is Parliament of India. India has a parliamentary system of government with a bicameral legislature at the center. तो गाइस जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि हमारा कंट्री ये डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतांत्रिक. यहाँ पे क्या है, हुकूमत है. लोगों के द्वारा यहाँ पर क्या है, हम सरकार को बनाते हैं. प्रेसिडेंट को लोगों के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर को लोगों के द्वारा क्या है, इलेक्ट किया जाता है. और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप है. यानी जो एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स हुआ करते हैं वो लेजिस्लेचर ही से क्या है, इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि पॉलिसी को फ्रेम करते हैं. इसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट है. मतलब कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस हैं. बाई कैमरल मतलब 2 हाउसेस, 2 चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट. जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा एंड सेकेंड राज्यसभा. ठीक इसी तरह सम स्टेट्स हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम while others have a unicameral one. तो जो हमारे स्टेट हैं 28 स्टेट, तो उसमें से कुछ में जो है बाईकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है. और वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर क्या कहते हैं 2 चैम्बर या 2 हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं असेंबली में. वो महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार. ये 6 स्टेट हैं जहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेटिव का सिस्टम है. और इसके अलावा जो स्टेट हैं वहाँ यूनिकैमरल का सिस्टम है, मतलब वहाँ एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द पार्लियामेंट इज अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर कंप्राइजिंग ऑफ 2 हाउसेस एंड द इंडियन प्रेसिडेंट. तो अब हमारा यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपल, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो जो पार्लियामेंट है, जो कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, हमारे पार्लियामेंट में 2 चैम्बर हैं, 2 हाउसेस हैं. और वो क्या है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा. और इसी के साथ साथ इंडियन प्रेसिडेंट ये भी क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है. इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट. लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, इन्हीं तीनों का नाम क्या है, पार्लियामेंट. सो लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहा जाता है. एंड द सेकेंड पॉइंट या सेकेंड ऑर्गन ये है राज्यसभा. राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और अपर हाउस भी कहा जाता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये भी क्या है, पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट हैं. तो गाइज ये 3 ऑर्गन थे हमारे पार्लियामेंट के. ये 3 ऑर्गन जो है हमारे पार्लियामेंट के, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, द प्रेसिडेंट, ये तीनों ऑर्गन जो है सेंट्रल लेवल पे क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. तो इनमें से पहला जो है लोकसभा है. तो लोकसभा क्या होता है, इसमें कौन कौन से लोग मेंबर बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कैसे वो रिज़ाइन देते हैं, किसे देते हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे. तो गाइस जो लोकसभा के मेंबर होते हैं या राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एमपीज़ कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो गाइस लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, इसलिए कि पीपल के द्वारा ही क्या होते हैं, एमपीज़ को इलेक्ट किया जाता है. यानी कि लोग वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वो जाकर क्या डायरेक्ट क्या है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, कानून बनाते हैं. तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं. लोगों के द्वारा डायरेक्टली क्या है, इन्हें इलेक्ट किया जाता है. और इसका दूसरा नाम लोअर हाउस भी है. और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कन्विक्शन है जो उस टाइम से चलता आ रहा है. जो बाईकैमरलिज्म वाला जो सिस्टम है, ये ब्रिटिश इंडिया ही का क्या है, ईजाद करता है, जिसे वो लोअर हाउस और अपर हाउस के नाम से जानते थे. सो गाइस जो लोकसभा है ये पार्लियामेंट का पहला चैम्बर है, पहला रूम है, जो कि एज अ होल भारत के लोगों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. लोकसभा क्या है, लोकसभा ये पार्लियामेंट का पहला चैम्बर है जो एज अ होल भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है. अब जो ये मेंबर हैं इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे ये लोकसभा में जाते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं. सो दिस मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज आर पार्ट ऑफ द लोकसभा. जो ये मेंबर्स होते हैं इनको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, तब जाकर ये लोकसभा के क्या है, पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, एमपीज बनते हैं. अब ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या है, सो लेट्स सी.
तो इसका मतलब ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का कि हर वो लोग जो कि 18 प्लस, जिनकी उम्र 18 से ऊपर की है, तो उनको राइट टू वोट दिया गया है हमारे संविधान से कि जो लोग भी 18 या 18 से ऊपर के हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो अब ये लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, वोट्स देते हैं। तो अब इन कैंडिडेट्स में से जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ द वोट को अचीव करने वाला क्या होगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो ये मतलब होता है अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो ओरिजिनली जो है क्या कहते हैं, हमारे लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 है, 552। और उसको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट पॉइंट, कि 530 ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 530 मेंबर ये स्टेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और 20 मेंबर्स जो हैं ये यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं। तो 530 प्लस 20 550। और इसके अलावा 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और इसके अलावा 2 मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं कि जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। तो ये टोटल 552 हो गए। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज़ 552। लेकिन करंट में जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है वो 543 है, 543। सो नाउ लेट्स सी द लोकसभा इलेक्शंस, कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपीज आर इलेक्टेड अपॉइंटेड फ्रॉम स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अ फील्ड ऑफ पर्टिकुलर एक्सपर्टीज। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज किसे कहा जाता है, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको हम एमपीज कहते हैं। ये एमपीज इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड होंगे। इलेक्टेड जैसे लोगों ने क्या डायरेक्ट क्या है, अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या है, इलेक्ट किया, वोट दिया, फिर उन कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा इसको वोट मिला, वो क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। और इसके अलावा कुछ लोगों को जो कुछ फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, इन 4 फील्ड से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ लोगों को क्या करता है, अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है। तो जो एमपीज होते हैं या तो ये इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड होंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया। सो सेकेंड पॉइंट, द इलेक्शन टू लोकसभा अकर एवरी 5 ईयर्स। ये पता होना चाहिए कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है हर 5 साल पर हुआ करता है, जिसे जनरल इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। And the next point, the Constitution of India has adopted universal adult franchise as a basis of election to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. जो भारत का संविधान है, इसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के सिस्टम को अडॉप्ट किया है लोकसभा इलेक्शन और इसी के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को बेसिस बनाने के लिए। यानी कि जो लोग 18 प्लस के हैं उनको राइट टू वोट है, फिर वो लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे। फिर वोट देने के बाद जिस पार्टी के कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस एरिया का क्या हो जाएगा, एमपीज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कि लोकसभा के करंट में कितने यानी कि सीट्स हैं, 543, 543। तो इन 543 यानी कि पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, उसे तकसीम कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि पूरे इंडिया को, पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट, ये मैं लोकसभा के इलेक्शन के प्रोसेस को बतला रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव। अब 543 में से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेगा, इलेक्ट करेगा। फिर उन क्या कहते हैं जो कैंडिडेट है, यानी कि वो कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट को क्या करेगा, गेन करेगा, अचीव करेगा, उससे जो है उस एरिया का क्या बना दिया जाएगा, एमपी बना दिया जाएगा, यानी कि वो उस एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जयपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर 100 लोग रहते हैं। अब वहाँ पर जो है 4 पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए, एक कांग्रेस, सेकेंड बीजेपी, थर्ड बीएसपी एंड 4 एसपी। अब इस 100 लोगों में से 35 लोगों ने कांग्रेस के क्या है रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया और 30 लोगों ने बीजेपी के लोगों को वोट दिया और 25 लोगों ने बीएसपी के रिप्रेजेंटेटिव को क्या है वोट दिया और 10 लोगों ने क्या है एसपी के रिप्रेजेंटेटिव को क्या दिया, वोट दिया। तो अब अगर हम देखें
तो इन चारों में से, इन चारों पार्टी में से क्या है, कांग्रेस का जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको 35 वोट मिले हैं, 35 लोगों का सपोर्ट मिला है कि वो इस एरिया का क्या बने, मेंबर बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो अब चूंकि सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है, कांग्रेस के पास है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया यानी कि जयपुर वाले एरियाज में जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने एज्यूम किया है, वो वहाँ का क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो मतलब यही निकला कि सारे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा। अब ये कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये वही रिप्रेजेंटेटिव होगा कि जिनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट हासिल हुआ हो, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या हो जाएगा, एमपी बन जाएगा। तो ऐसा होता है लोकसभा का इलेक्शन। और गाइस यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो इंटायर कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और इसी के साथ साथ गाइस के लोकसभा के इलेक्शन को के लिए कौन यानी कि एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि हर वो नागरिक जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एंड द सेकेंड कि उसकी एज 25 हो, 25 साल का हो, एंड द थर्ड एलिजिबिलिटी ये है कि वो किसी भी तरह के ऑफिस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट ऑफ ऑफिस को होल्ड ना किए हुए हो, एंड द फोर्थ पॉइंट ये है कि वो डेप्ट में ना हो, कर्जा वगैरह ना ले रखा हो। तो ये चार क्या है, क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी हैं फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड 25 ईयर्स, एंड द थर्ड कि वो किसी भी तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना किए हुए हो, और इसी के साथ साथ चौथा ये है कि वो इंसॉल्वेंसी ना हो, तब जाकर वो क्या है, लोकसभा के इलेक्शन को लड़ सकता है, कंटेस्ट में खड़ा हो सकता है। सो गाइज हियर आर समथिंग रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन लोकसभा। सो लेट्स सी, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहला पॉइंट ये है कि जो मेंबर्स हुआ करते हैं उन्हें बराह रास्त डायरेक्टली लोगों के द्वारा क्या इलेक्ट किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड द सेकेंड पॉइंट, इलेक्शन प्रिंसिपल यूज्ड। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कौन से प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18+ के लोग ही क्या हैं, वोट दे सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, एलिजिबिलिटी टू वोट। वोट देने की एलिजिबिलिटी क्या है, सो दैट इज एनी इंडियन सिटीजन ऑफ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया को वोट देने का राइट है जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो। एंड द फोर्थ पॉइंट, इलेक्शन प्रिंसिपल यूज्ड। जो इलेक्शन के लिए जो प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है वो क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है कैसा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा कि जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो तो वो वोट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जैसा कि मैंने बताया 18+ के लोग, और इसी के साथ साथ लोगों के द्वारा क्या है, इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गाइस यहाँ पे एक पॉइंट को मेंशन किया गया है, वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के 1988 में, उससे पहले जो है जो वोटिंग एज था वो 21 साल था। तो 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया कि जिसके बाद जो है वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। तो अब जो लोग 18 साल या उससे ज़्यादा के हैं उनके पास राइट टू वोट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या है, वोट दें, उसे जिताएं। तो गाइज अब तक हमने लोकसभा से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, लाइक लोकसभा इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, उसके क्राइटेरिया को हमने देखा कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल दिया कि लोकसभा के इलेक्शन को कैसे कराया जाता है। फिर हमने बताया कि इंटायर कंट्री को 543, चूँकि करंट में कितना स्ट्रेंथ है, करंट में टोटल सीट लोकसभा की 543 है, तो पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा नंबर को क्या करता है, नंबर ऑफ वोटिंग को सिक्योर करता है, उसे क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाता है। अब बात ये आती है, जब एक बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो अब आता है ओथ लेने की बारी। तो ये जो ओथ जो लेता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किसके सामने लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या अपॉइंटेड बाय हिम, ये ऐसा इंसान जो जिसे क्या है प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है ओथ दिलवाने के लिए। तो जो भी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं, हलफ लेते हैं, शपथ लेते हैं। अब इसके बाद आती है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, सब चीज़ हो गया, अब आता है रेजिग्नेशन, कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिज़ाइन देना हो तो रिज़ाइन किस बेसिस पे दिया जाता है, वो कौन कौन से कॉज हैं,
कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपना पोस्ट छोड़ना पड़ता है और वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं. सो लेट्स सी. सो गाइस, पहला ग्राउंड है फॉर रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि अगर कोई भी एमपी 2 महीना तक लगातार एब्सेंट रहे, यानी कि 60 दिनों तक विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन एब्सेंट रहे, तो उसे अपना पोस्ट से हाथ धोना पड़ता है. एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देता है. स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन होता है, अभी हम उसे देखेंगे कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन हुआ करता है. एंड द थर्ड ग्राउंड फॉर रेजिग्नेशन ऑफ एमपी, दैट इज डिसक्वालीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन की बेसिस पर, उसकी बुनियाद पर डिसक्वालीफाइड करार देना. मतलब कि एक एमपी या एक बंदा किसी पार्टी से क्या है खड़ा हुआ और उसने इलेक्शन जीता और जीतने के बाद क्या है वो अपने पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला गया, तो ये क्या हुआ, डिफेक्शन हुआ, एक गलत काम किया उसने. तो इस डिफेक्शन को रोकने के लिए जो है क्या है उसे डिसक्वालीफाइड कर दिया जाता है, उसे अपने पोजीशन से क्या है रिज़ाइन देना पड़ता है. एंड द फोर्थ ग्राउंड फॉर रेजिग्नेशन इज, चौथा ग्राउंड ये है कि जैसे ही आपका टर्म कंप्लीट होता है, यानी कि इन 3 पॉइंट में से कुछ भी नहीं पाया गया, मतलब ये है कि आप कंटिन्यू क्या है हाउस में आते रहे, किसी भी तरह का डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगा. फिर उसके बाद क्या है बट ये है कि आपका जो 5 साल का टेन्योर होता है, यानी 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो 5 साल का जो टेन्योर है, जैसे ही वो 5 साल का टेन्योर खत्म होगा, लोकसभा डिसॉल्व होगा, तो वैसे ही क्या होगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी अपने पोस्ट से उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ता है. तो ये 4 ग्राउंड थे कि जिसके बेसिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या है रिज़ाइन देना पड़ता है. और गाइज, ये जो 5 साल का टर्म है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 साल का टर्म कंप्लीट हो तभी जाकर लोकसभा डिसॉल्व होगा, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि टर्म के कंप्लीट होने से पहले भी लोकसभा को क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे. मतलब कि अगर रूलिंग पार्टी के पास क्या है सफिशेंट मेजोरिटी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट क्या हो जाए, पास हो जाए, वो अपने मेजोरिटी को साबित ना कर सके, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज हु इज लोकसभा स्पीकर. तो गाइस, अब हम देखेंगे कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन हुआ करता है. सो लेट्स सी. द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अ मेंबर हु इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द मेंबर्स ऑफ द हाउस. तो गाइस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये भी जो है हाउस के मेंबर ही में से किसी एक बंदे को इलेक्ट किया जाता है लोकसभा को चलाने के लिए, डेकोरम को मेंटेन करने के लिए. तो ये भी क्या है, हाउस ही के एक मेंबर्स हुआ करते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है. ही चेयर्स द हाउस एंड नो प्रोसीडिंग्स इन द हाउस टेक प्लेस इन हिज एब्सेंस. तो इसका काम क्या है लोकसभा स्पीकर के, हाउस को चेयर करना, चलाना, डेकोरम को क्या मेंटेन करना, ये काम होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा का. तो गाइस, अब हम यहाँ से जो है कुछ फैक्ट है रिलेटेड टू लोकसभा, अब हम उसे देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं. बल्कि ये टॉपिक ही क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन चीज़ों को भी जिक्र किया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो कीप दिस ऑल थिंग्स इन योर माइंड इफ़ यू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो लेट्स सी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन टुक प्लेस इन 1952. पहला पॉइंट ये है कि पहला लोकसभा इलेक्शन कब हुआ. तो पहला लोकसभा इलेक्शन 1952 में हुआ. देयर वर 489 सीट्स इलेक्टेड, और यहाँ पर 489 इलेक्टेड सीट्स थे कि जिनमें से कांग्रेस पार्टी ने 489 सीट में से 364 सीट को क्या कांग्रेस पार्टी ने विन किया था, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने. एंड द सेकेंड पॉइंट, 2019 लोकसभा इलेक्शंस वर कंट्रीज 70th जनरल इलेक्शन. जो अभी रिसेंट में 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, ये कंट्री का 17वां जनरल इलेक्शन था. इलेक्शंस टुक प्लेस फॉर 552 सीट्स, और जो ये इलेक्शन कराए गए थे ये 552 सीट्स पर थे. बीजेपी वॉन 303 सीट्स आउट ऑफ 552. तो बीजेपी जो है 552 में से 303 सीट को क्या क्या गेन किया. एंड नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, और जो नरेंद्र मोदी हैं अभी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. एंड द थर्ड पॉइंट, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर गणेश वसुदेव मावलंकर, और जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर, 1952 से 1956 तक. और ये ऐसा स्पीकर हैं कि जिनकी मृत्यु जो ऑफिस में हुई थी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1952 ओनली 22 वुमेन वर इलेक्टेड, while in 2014 49 women candidates were elected. चौथा पॉइंट ये है कि 1952 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उस टाइम 22 महिलाओं को क्या इलेक्ट किया गया था, जबकि 2014 में 49 महिलाओं को क्या इलेक्ट किया गया है. एंड द लास्ट पॉइंट इज इलेक्शंस टू लोकसभा आर कैरिड आउट यूजिंग अ फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम. और जो ये इलेक्शन होता है लोकसभा का, ये
किस मेथड से होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। ये एक सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। इसके थ्रू जो है लोकसभा का इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। तो गाइस इस टर्म का मतलब ये होता है सिंपली बेसिकली ये है कि जो इलेक्शन होते हैं, कराने के दो मेथड होते हैं। एक तो यही है कि फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, और सेकेंड ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इस मेथड के जरिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इसी के साथ साथ राज्यसभा का इलेक्शन कराया जाता है। और जो फर्स्ट मेथड है इलेक्शन का, वो क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। इस मेथड को इन तीन व्यक्ति के अलावा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के इलेक्शन के अलावा दीगर इलेक्शन में क्या है, इस मेथड को अपनाया जाता है। इसका मतलब वही है जो मैंने अभी बताया था कि फॉर एग्जांपल कि एक एरिया से डिफरेंट पार्टी के कैंडिडेट्स क्या हुए, खड़े हुए इलेक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल लोकसभा के इलेक्शन के लिए। अब उन डिफरेंट पार्टी के कैंडिडेट में से जिसको सबसे ज़्यादा क्या होगा, वोट मिलेगा, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट जिस कैंडिडेट को मिलेगा, वो उस पर्टिकुलर जगह का क्या हो जाएगा, एमपीज बन जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। ये मतलब होता है फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। और उसके अलावा जो कैंडिडेट थे जिनको वोट मिला था, उनका वोट वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ परसेंटेज बेसिस पे जो है इलेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वो उस एरिया का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। ये मतलब होता है फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो एक मरतबा हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट ये कि हमने कुछ टर्म्स को मेंशन किया था, लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब का मीनिंग समझा कि इसका क्या मीनिंग होता है। फिर उसके बाद हमने बतलाया कि हमारा कंट्री डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में दो टाइप के गवर्नमेंट हुआ करते हैं। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उसको हमने देखा। फिर इसके बाद जो है हमने, जो आज हमारा टॉपिक था लोकसभा, तो उसको जिक्र किया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, ये तीन क्या है, ऑर्गन में क्या है, शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो लोकसभा को हमने क्या है पहले डिस्कस किया, जो आज का हमारा टॉपिक था। फिर उसमें हमने देखा कि एक लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, फिर अगर क्या है एलिजिबिलिटी है, फिर उसके बाद अगर रिज़ाइन देना है तो उसको रेजिग्नेशन के क्या प्रोसीजर हैं उसको हमने देखा। और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लोकसभा को हमने जिक्र किया, डिस्कस किया। तो गाइस ये आज का हमारा टॉपिक था इंडियन पार्लियामेंट, कि जिसमें से हमने फर्स्ट ऑर्गन या फर्स्ट ब्रांच जो कि लोकसभा है, पार्लियामेंट का पहला ऑर्गन लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, इसको हमने तकरीबन हमने डिस्कस कर लिया है। ये वो सारे पॉइंट्स इसमें हमने मेंशन किया है कि अगर आप क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड ऑर्गन या सेकेंड पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ राज्यसभा, जिसे हम स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।